ऐसा लगता है जैसे कि पूरे देश में अच्छे दिन आए या ना आए, दंगों के दिन जरूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी दंगों की खबरें आती दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका एक राजनीतिक मतलब है। एक राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा लग रहा है जैसे कि दंगों को आगे हवा दी जा रही है। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो दूसरे पर आरोप बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हर कोई अपने आप को पाक साफ कहता दिखाई देता है। मारे जा रहे हैं बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग। लेकिन क्या दंगों की राजनीति और इससे निकली आग पर सेकी गई राजनीतिक रोटियां ही अब हमारे देश का भविष्य है? देखिए छोटी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जमीन विवाद के बाद हिंसा की आग में जले सहारनपुर में हालात अब तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में लागू कर्फ्यू में ढील दी गई तो लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों की खरीद के लिए घर से बाहर निकले। बिल्कुल 10 बजे का इंतजार था सारी जनता को। देखिए घर में इतना सामान तो होता नहीं, अचानक से कर्फ्यू लग जाए कि पूरा पड़ जाए, ना दूध है ना कुछ मिल रहा। सहारनपुर में सुरक्षा बल अब भी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन तेजी से सुधरते हालात से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। पहले ये जो कर्फ्यू में ढील हम दे रहे हैं कि ताकि लोगों को ये एहसास हो कि हम वो सुरक्षित हैं और हम उनके अंदर असुरक्षा की कोई भावना न रहे। और अगर ये बिल्कुल शांतिपूर्वक निकल गया तो आने वाले दिनों में हम और ज्यादा लंबे समय के लिए कर्फ्यू में ढील देने पर विचार करेंगे। सहारनपुर में जिंदगी भले ही पुराने ठर्रे पर लौट रही हो, लेकिन हिंसा पर हो रही सियासत में कोई बदलाव नहीं आया। सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सहारनपुर में भड़के दंगे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कोई भी समाज विरोधी तत्व यदि राज्य में अशांति कायम करने में सफल हो रहा है तो राज्य सरकार की विफलता है, ये बात निर्विवाद है। दंगे का ठीकरा बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर फोड़ा तो पलटवार की जिम्मेदारी निभाते हुए समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर में हुई हिंसा के लिए बीजेपी के साथ ही केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा डाला। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहती है और इसमें कहीं नहीं केंद्र सरकार का भी हाथ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक स्थिति पैदा करके वह चाहते हैं कि वह किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए। सहारनपुर में जमीन का एक छोटा टुकड़ा बड़े बवाल की वजह बन गया। 3 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल हुए, करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। लेकिन इन सब के बीच दंगे पर सियासत बदस्तूर जारी है। सियासतदानों को शायद लोगों से ज्यादा अपनी सियासत की चिंता है। अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, सहारनपुर। आम आदमी खामियाजा भुगतता दिखाई दे रहा है। सहारनपुर की रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। रामनगर से भी कुछ ऐसी ही खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की बात आगे दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार एक तरह से नाकाम होती दिख रही है। पिछले पौने 3 साल में 200 से ज्यादा दंगों की खबरें आ चुकी हैं। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए चर्चा शुरू करते हैं इस पर। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक अमीन साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं, अशोक देव जी समाजवादी पार्टी से और बलदेव शर्मा जी संघ विचारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, शुरुआत मैं आपसे करूं। उत्तर प्रदेश में पिछले पौने 3 साल में करीब 200 दंगे मामूली बात नहीं है और मौजूदा दंगा जो अभी सहारनपुर में चल रहा है या जिसकी वजह से वहां पर लोगों की स्थिति इतनी खराब है, उसके लिए आप हर किसी को जिम्मेदार ठहराते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि आईएसआई का नाम भी यहां पर आ गया। भाई, ये फॉरेन हैंड कब तक हमारे देश में चलता रहेगा? उससे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार क्या वाकई में हाथ पर हाथ धरे बैठे रखने के लिए क्या कर रही है राज्य सरकार? अजय जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उस समय स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत खराब थी, जर्जर थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने विकास के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अगर हम रेल मेट्रो से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, ट्रिपल आईटी, ये सब चीजें ऊंची स्तर से लेकर के हम गांव तक, ब्लॉक तक डेवलपमेंट का काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में हम डेवलप किए। इस वजह से जो हमारे विरोधी हैं उत्तर प्रदेश में, वो समझ गए कि अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश विकास होता रहा तो फिर हम लोगों का कुछ यहाँ दाल गलने वाली नहीं।
नहीं है। सिवाय हताशा और निराशा के इन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू किया उत्तर प्रदेश का। बाकी अशोक जी हो रहे हैं, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी के जो साथी दल। अशोक जी जरा बस एक बात बता दीजिएगा, हम बहुत जल्दी चर्चा करना चाहेंगे, लंबी बातें ना कर, लेकिन मैं बहुत छोटा सवाल पूछूंगा। क्या आपके गले के नीचे, हलक के नीचे आपके ये दावे उतरते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में आपको विकास दिखाई देता है? पौने 3 साल में दंगों के अलावा यहां किस बात के लिए सुर्खियां बटोरी गई हैं? अजय जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, एसोचैम का रिपोर्ट था पिछले साल की सबसे ज्यादा अगर रोजगार अगर दिए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे देश में दिया, 46% दिया था। चलिए, हम नहीं बता रहे हैं, आप कहीं से रिपोर्ट मंगा लीजिए। जो हमने विकास किया है देश के किसी, अगर विकास की बात होती तो फिर विकास के नाम पर आज चर्चा हो रही होती, दंगों की राजनीति नहीं होती। यहाँ पर जिस तरीके से दंगों की राजनीति हो रही है, आप अपने तमाम विफलता के लिए विपक्षी दलों पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप सिर्फ विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में आज इस बात को मानने को जरा सा भी तैयार है कि आप लोग मौका देखते ही दंगा भड़काने लगते हैं? मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई उसके लिए सबसे पहले आपको जिम्मेदार ठहराया गया, आज सहारनपुर की हिंसा के लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पौने 3 साल में 200 से ज्यादा दंगे और आप जिम्मेदार हैं। अगर आप सब कुछ इतना कर सकते हैं तो फिर बाकी और किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में करने का तो मौका मिलना ही नहीं चाहिए। नहीं अजय जी, पहला विषय तो है कि मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सपा के अपने प्रवक्ता भाई से कि वो इस प्रकार का जोक सब न सुनाएं, क्योंकि इससे वरना हम लोग बोल नहीं पाएंगे। अब देखिए, विकास इतना ज्यादा हो गया है उत्तर प्रदेश में कि उससे ईर्ष्या होकर लोग उस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर जोक वो सुनाएंगे तो आगे डिबेट नहीं हो पाएगा। अब मुद्दे पर आते हैं। आप देखिए क्या हास्यास्पद विषय है कि स्टेट गवर्नमेंट में लॉ। पात्रा जी भूल गए हैं आपने क्या वादा करके आया था? आप जो वादा करके आया था उस पर क्या क्या बहस किया आपने? हो गया, आप जो 2 महीना में क्या किए हैं देख रहे हैं। अशोक जी शांत हो जाइए, टीवी में दंगा मत करिए, टीवी में दंगा मत करिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस प्रकार से लॉ। पात्रा जी स्पेशलिस्ट हैं दंगे के आप? पात्रा जी मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप स्पेशलिस्ट हैं दंगे के। इनको बोलिए दंगे ना करें। अशोक जी जरा कम से कम बातें तो सुनिए पहले, हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। जी संबित जी, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसके बावजूद भी हर कुछ के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराना। अगर भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सब कुछ कर रही है तो स्टेट सरकार कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। फिर तो आप सहारनपुर का केस ले लीजिए, जिस जमीन की टुकड़ी की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, उस जमीन की टुकड़ी के लिए कोर्ट में भी विषय गया था। कोर्ट ने भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पक्ष में अपना विषय सुनाया था, वर्डिक्ट सुनाया था। सबको पता था कि यहां गड़बड़ी हो सकती है। 20,000 लोग वहां इकट्ठे हो गए और आज हम कई टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार प्रशासन को कहा गया था कि आप एक्शन मत लेना, आप गोली मत चलाना, आप रबर बुलेट्स मत चलाना। तो आप बताइए, प्रशासन को जहां कहा गया था पात्रा जी, आप नहीं सुना था? बैकफुट में आप नहीं सुना था? अच्छा संबित जी, सब पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया और अशोक जी जानती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या यूं कहें कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से। अशोक जी एक मिनट प्लीज, अशोक जी एक मिनट, कौन क्या कर रहा है? अशोक जी, खामियाजा यहाँ आम आदमी भुगत रहा है, इसलिए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लालजी टंडन जी का क्या कहना है, आइए जरा पहले आपको ये दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, कलराज मिश्र जी क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, ये सारे जिले ऐसे हैं जो आई केंद्र है। मेरा आरोप है कि सहारनपुर की जो घटना हुई है और भी जो घटनाएं होती जा रही हैं, किसी न किसी रूप में इन प्रकार की ताकतें शामिल हैं। योजनाबद्ध तरीके से जहां भी थोड़ा सा भी अवसर प्राप्त कर रही हैं, शांति भंग करने का षड्यंत्र कर रही हैं। संबित जी, आपके केंद्रीय मंत्री जी का कहना है कि आईएसआई दंगे भड़का रही है। भाई ये फॉरेन हैंड कब तक चलता रहेगा? इंदिरा गांधी के जमाने से सुनते आ रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है 26/11 के दर्दनाक कांड के पश्चात जिस प्रकार से रिपोर्ट भी सबमिट किया गया है,
स्लीपर सेल के विषय में बहुत कुछ कहा गया है कि हिंदुस्तान में, रिपोर्ट में खुद आईबी कहती है कि हिंदुस्तान में स्लीपर सेल एक्टिवेटेड हैं। और ये स्लीपर सेल क्या होता है, कहीं ना कहीं आईएसआई से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो मुझे लगता है अगर केंद्रीय मंत्री, जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री इस प्रकार कह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत चौंकाने का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। आपको नहीं लगता संबित जी कि इससे दरअसल आप धार्मिक ध्रुवीकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं? यूपी जो है जग नहीं रही है। नहीं संबित जी, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आप इसे राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं? इस तरह के बयान राहुल गांधी ने चुनाव के पहले दिए थे, तो उस पर आप लोग सब राहुल गांधी पे चढ़ बैठे थे। क्या आपने राजनीतिक ध्रुवीकरण इसके जरिए करने की कोशिश नहीं की आज? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने कहा था आईएसआई इंडिया में आकर मुस्लिम युवकों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है। गुजरात दंगे और मुजफ्फरनगर दंगों से जो युवक हैं उनको वो अपने पास बुला रही है, युवक जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे आईबी से ये रिपोर्ट मालूम पड़ा है। आज संबित जी, आईएसआई के नाम पर आप लोगों ने उस समय जबरदस्त राजनीति की थी, याद रखिएगा इस बात को। दीपक अमीन साहब, कांग्रेस पार्टी आज ये कहती दिखाई दे रही है, मैं आ रहा हूं अशोक जी, प्लीज एक मिनट। दीपक अमीन साहब, कांग्रेस पार्टी आज ये कहती दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी राज्य में एक के बाद एक दंगे फैला रहे हैं। जरा आप ये बता दीजिए, आपके पास ये कहने का क्या आधार है? जब आपकी सरकार केंद्र में थी उस वक्त भी आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई ठोस बात कहते नहीं दिखाई देते थे। अजय जी, इसमें आप देखिए, जब दंगे होते हैं तब फायदा किसको होता है? फायदा होता है श्री संबित पात्रा जी की पार्टी को, और उसी विचारधारा से, इस देश को विभाजित करने की विचारधारा से, जो नागपुर के आरएसएस की विचारधारा है, भाई भाई को लड़ाने की विचारधारा है, वही विचारधारा से इनको इलेक्ट्रल गेन्स मिलते हैं। और सपा और भाजपा की इसमें मिलीभगत है, इन दोनों को फायदा होता है, ये स्वाभाविक है। और ये ऐसा नहीं है कि दंगे अभी हो रहे हैं, दंगे गुजरात में भी करवाए हैं, दंगे उत्तर प्रदेश में भी करवाए हैं। आप देखिए, अमित शाह को इन्होंने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो इनकी तो ऑब्वियसली पूरी जो रणनीति है चुनाव की वो इसी पे आधारित है। तो स्वाभाविक है कि ये आने वाले दिनों में और भी दंगे करवाएंगे। महाराष्ट्र है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, या आने वाले दिनों में और भी इसमें दीपक जी, आपने, तो ये तो स्वाभाविक है। आप आरएसएस के ऊपर भी आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए बलदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक मिनट संबित जी, बलदेव जी हैं आरएसएस के बारे में बात करने के लिए। बलदेव जी, क्या आरएसएस वाकई में देश को बांटने की बात करती है? क्या धर्म ही एक आधार है जिसके जरिए आरएसएस आज देश को बांटती हुई दिखाई दे रही है? और क्या संघ से जुड़े तमाम संगठन आज नरेंद्र मोदी को हिंदू सम्राट बनाने के चक्कर में देश को विभाजित करने के लिए तैयार है? देखिए, नरेंद्र मोदी का जहां तक प्रश्न है, वो बाकायदा संवैधानिक दृष्टि से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए ये कहना कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं या दंगे कराने का लाभ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, ये बातें एकदम बेमानी हैं। आज मैं अखबार में देख रहा था कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं जिन पर मुजफ्फरनगर दंगों को भड़काने और उनके आरोपियों को बचाने और पुलिस को प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे जी। वो कह रहे हैं कि नागपुर में जहां आरएसएस का गढ़ है वहां दंगों का शोध कराया जाता है। ये बेमतलब बातें हैं, केवल अपने को जनता की नजरों में बचाने के लिए। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन को पूरी तरह नाकारा कहा था। और अगर भाजपा सब कुछ कर रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? वो अगर उत्तर प्रदेश को बाकायदा ईमानदारी से बचाना चाहती है, सुशासन चाहती है, तो भाजपा को ऐसा करने का अवसर कैसे वो दे रही है? और कांग्रेस के अमीन साहब कह रहे हैं कि भाजपा और संघ दंगे कराते हैं। कांग्रेस ने संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया है, लेकिन तीनों बार वो साबित नहीं कर सके कि संघ कहीं दोषी था। अदालत ने बाकायदा संघ को बाइज्जत बरी किया। और संघ अगर ऐसा होता अजय जी, तो इस देश में पिछले 85 साल से ज्यादा संघ को समाज कार्य करते हो गया, बनवासी क्षेत्रों से लेकर और निर्बल जातियों तक, दंगा पीड़ितों तक। यानी कि आपके नाम पर राजनीति हो रही है, आरएसएस के नाम पर राजनीति जो हो रही है, समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आरएसएस के नाम पर जो राजनीति हो रही है, आप उसको सिरे से नकारते हैं? पूरी तरह। संघ से शुद्ध लोग हैं ये। अशोक जी,
जी देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी बैठे थे, कह रहे थे कि सपा और बीजेपी मिले हुए हैं। इनको मैं याद दिला दूं कि दंगे तो देश में बहुत हुए, लेकिन क्या इन लोगों ने दंगा रोका? 1984 में दंगे हुए थे, ये लोग स्पॉन्सर किए थे, अब बाद में स्पष्टीकरण दिए थे। बीजेपी ने भी दंगा कराया गोधरा में, स्पॉन्सर किया और बाद में स्पष्टीकरण दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने दंगे को रोका है, चाहे मुजफ्फरनगर का हो और चाहे मुरादाबाद का हो और चाहे सहारनपुर का हो। रह गई बात मुजफ्फरनगर का, तो शिवसेना के ये नेता हमारे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नकारा कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया है उससे हम सहमत हैं, उसने जो एसआईटी बैठाया था उससे हम सहमत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार। अशोक जी आप क्या बोल रहे हैं? अशोक जी आप ये क्या बोल रहे हैं? गलतफहमी में सुप्रीम कोर्ट ने कब कह दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों क्या बोल रहे हैं? अशोक जी आप क्या बोल रहे हैं? अशोक जी कंप्लीट नहीं आपकी बात मुझे रोकना पड़ रहा है मजबूरन। आप गलत बयान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ा था मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर। आपकी सरकार की नाकामी के लिए आपको तार तार समाजवादी पार्टी की सरकार ने जी नहीं मुआवजा दिया। आप गलत बोल रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने नहीं अशोक जी अपने आप को ठीक कीजिए। अशोक जी अपने आप को दुरुस्त कीजिए। जो केंद्रीय एजेंसियां अशोक जी अपने आप को दुरुस्त कीजिए। आपके मंत्री जी के ऊपर कई तरह की टिप्पणियां हैं। दुरुस्त आप करिए। जी मैं नहीं दुरुस्त करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को आप इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में पेश करेंगे तो हर कोई आपत्ति करेगा। जहां गलती है उसको मानिए। नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे हैं जी। मैं तोड़ मरोड़ कर नहीं कर रहा हूं, आप निकाल करके देख लीजिए या देख लीजिएगा। मैं तोड़ मरोड़ कर नहीं कर रहा हूं। दूसरी अगर आप जो आप कह रहे हैं अशोक जी, अगर आप कहें तो मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरा कोट कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संबित जी मैं चाहूंगा कि आप इनका जवाब दें। अजय जी पूरी पढ़ लीजिए, फिर मैं कह रहा हूं। करिए उनको बोलिए, उनको बोलिए, चुप हो जाएंगे, कंटेम्प्ट का कोर्ट लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय को गलत रख रहे हैं यहाँ पे। अशोक जी इतना दंगा कराने के बाद फिर यहाँ से सवाल कर रहे हैं। शांत हो जाइए, पश्चाताप कीजिए। उसे सहमत थी सुप्रीम कोर्ट ने। अशोक जी चलिए, अशोक जी मैं आपसे एक बात पूछूं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक जी सिर्फ इतना बता दीजिए। अशोक जी करने लगे हैं। संबित जी एक सेकंड। अशोक जी सिर्फ एक बात बता दीजिए। 45,000 लोग उस वक्त अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले थे। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो 45,000 लोग आज अपने घरों में रह रहे हैं? ये तो सफाई महोत्सव में थे, ये कैसे जानेंगे? हमने मैक्सिमम को कोशिश नहीं आप दावे के साथ कह सकते हैं। सरकार मैं राज्य सरकार की कार्य क्षमता पर आज सवाल उठा रहा हूं। पूछना चाह रहा हूं अजय जी, मेरी बात कंप्लीट तो होने दीजिए। नहीं आप गलत बयान कर रहे हैं। कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन आज मैं पूछता हूं सहारनपुर में किसको कंपनसेट किया गया? एक एक व्यक्ति के परिवार को नौकरी अशोक जी मैं आपसे 15-15 लाख रुपया दिए गए बसाने के लिए। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई थी। कोर्ट ने इस पर आपत्ति की कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार दंगा पीड़ितों को मुसलमान या हिंदू कैसे कह सकती है? दंगा पीड़ित केवल दंगा पीड़ित होता है। और मुलायम सिंह ऐसा नहीं किया था। पार्टी की सरकार ने केवल मुसलमानों को दंगा पीड़ित माना और उनको लिया था। सहायता दी और कोर्ट ने उसके लिए लताड़ा सरकार को। आप इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रख रहे हैं। अशोक जी सरकार का चेहरा नहीं बचा सकते आप इस तरह। अशोक जी मैं एक सवाल पूछूं आपसे। सेना के बेचारे जी क्या किए बताइए? रोजगार के मुख में रोटी डालते हैं, रोजगार के मुंह में रोटी ठूसते हैं। यही आप अशोक जी यही देश में फैला रहे हैं। अशोक जी बढ़िया जी क्या करते हैं? अशोक जी आप गोधरा आप क्या करते हैं? अशोक जी यही आप अमन चैन फैला रहे हैं। अशोक जी आप लोगों के नेता उत्तर प्रदेश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। अशोक जी क्या अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, आपका आज तक कोई अपना किसी दंगे में मारा गया है? आपका कोई अपना आज तक किसी दंगे में मारा गया है? देखिए उत्तर प्रदेश मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए हाँ या ना, बोलिए ना। उत्तर प्रदेश की पूरी सिर्फ इतना बता दीजिए, अपनी है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए। अशोक जी राजनीतिक बयान देखिए, जो भी अशोक जी आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, दुख होता है। मैं आपसे पूछता हूं नहीं अशोक जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अशोक जी होती है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। अशोक जी क्या आपका कोई अपना आज तक किसी दंगे में मारा गया है? इस सवाल का जवाब है आपके पास? मैं कह तो रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे लोग मारे गए हैं, हमारे गांव परिवार हमारे अशोक जी चलिए दंगों में मारे गए लोगों के लिए
2 लाख का मुआवजा। अगर एक जान के लिए ये 2 लाख का मुआवजा काफी है, आपके परिवार के कितने लोगों को आप मारने के लिए तैयार हैं? अजय जी, गलत दिशा में ले जा रहे हैं आप। दंगा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं गोधरा में दंगा हुआ। आप ये मत कहिए। समाजवादी पार्टी टेलीविजन चैनल पर डिबेट करने आती है और दंगों के मामले में कहती है हमने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के तमाम हुक्मरानों से, अशोक जी, इस सवाल का जवाब अगर आपकी सरकार कभी दे पाए तो जरा गौर से अपने गिरबान में झांक कर देख के बोलिएगा। दंगों में मारे गए लोग क्या अपनों को इसलिए मरवाते हैं ताकि उनको मुआवजा मिल सके? आपकी सरकार क्या मुआवजे की राजनीति करती है? मैं यही तो पूछना चाहता हूं आपसे, तोगड़िया साहब के भाषा क्या है? गोवा के दिलीप साहब तो कृपा करके टीवी चैनल पर आकर दंगों के नाम पर मुआवजे का गाना मत गाइए। अशोक जी, आपकी पार्टी को यह समझ जाना चाहिए, अशोक जी, आपकी पार्टी को यह समझ जाना चाहिए कि दंगों की जब चर्चा हो तो मुआवजे का गाना गाकर और यह कहकर कि हमने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया, कृपा करके दंगा पीड़ित त्रासदी झेल रहे लोगों के घाव में आप मिर्च मत लगाइए। आप मिर्च लगाते हैं, यह आपकी राजनीति है। चलिए, हम यहां पर एक छोटी रिपोर्ट और दिखाना चाहते हैं। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक जगह की नहीं है, रामनगर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहां तक कि गुजरात में भी दंगे की खबर आ रही है। क्या हमारा देश आज अच्छे दिन के बजाय दंगों के दिन देखने के लिए मजबूर है? देखिए रिपोर्ट। अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर यूपी को शायद किसी की नजर लग गई है। सहारनपुर में भड़के दंगे की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि सोमवार को रामपुर में 2 गुटों की झड़प के बाद तनाव फैल गया। 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत की मामूली घटना के बाद 2 गुटों में फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये तो रोजाना की घटनाएं हैं, इन सबको आप सांप्रदायिकता से मत जोड़िए। कुछ न कुछ घटना कहीं न कहीं अगर हो जाती है तो उसको सांप्रदायिकता से आप कैसे जोड़ें? समाजवादी पार्टी भले ही रामपुर की घटना को सांप्रदायिक मानने से इनकार कर रही हो, लेकिन जिस राज्य में छोटे बड़े कुल 300 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं, जहां के लोगों ने मुजफ्फरनगर जैसी त्रासदी को भुगता हो, वहां अब मामूली घटना भी लोगों में डर पैदा कर देती है। यूपी से अलग अगर गुजरात की बात करें तो पिछले 1 दशक से गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। लेकिन 27 जुलाई की शाम को एक समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। हमला करने वाली भीड़ पुलिस की हिरासत में मौजूद 2 आरोपियों को अपने हिसाब से सजा देना चाहती थी। पुलिस की हिरासत में मौजूद आरोपियों पर फेसबुक पर धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप था। उग्र भीड़ और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात को काबू में करने के लिए इलाके में निषेधाज्ञा लागू करते हुए अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। दीपक जी, आप गुजरात से आते हैं। गुजरात में आजकल क्या हो रहा है? ऐसा माना जा रहा था कि 2002 के बाद वहां दंगों जैसी बात तो कभी सामने आई नहीं थी। ये अचानक भुज में क्या हुआ है? अजय जी, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट को करेक्ट करना जरूरी है जी। 2009 में 63 दंगे हुए थे, 2010 में 59, 2011 में 47, 2012 में 57, 2013 में 68। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ऐसी बात नहीं है कि गुजरात में दंगे नहीं हुए हैं। आप ये याद रखिए जरूर, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है, इस देश को विभाजित करके, भाई भाई में झगड़े करके, उसमें से इलेक्टरल गेन, चुनावी फायदा लेने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, एक आखिरी टिप्पणी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है कि गुजरात में जी मैं उत्तर दे सकता हूं, बहुत देर से शांत बैठा जी। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी करवाया जाता है। और आप संबित पात्रा जी से ही पूछ लीजिए कि जो दंगे हुए हैं जी, उन दंगों के कारण फायदा किसको हुआ? चलिए संबित जी, जवाब एक बहुत छोटा जवाब, क्योंकि हमें इसके बाद ब्रेक लेना है। बिल्कुल जी। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है। मैं अमीन जी के इस पूरे टिप्पणी से ऑब्जेक्शन करता हूं। 2 बार उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दंगों से फायदा लेती है। इसका अर्थ है कि लोग दंगों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान के लोग सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल हैं। ये कांग्रेस आखिर क्या कहना चाहती है?
हम दिल से कहते हैं, दिल से मानते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। हिंदुस्तान के 99.999% लोग यहां सेक्युलर है, कम्युनल नहीं है। और दीपक अमीन साहब यहां आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग कम्युनल है और जहां दंगे होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। उन्हें कहिए कि ये स्टेटमेंट वो रिट्रैक्ट करें। अमित शाह के बयान को जरा एक्सप्लेन करिए। चलिए, मुझे आप सबों से राहुल गांधी मुझे आप सबों से जरा क्षमा मांगनी पड़ेगी, हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है कुछ देर के लिए, मजबूरी है। लेकिन इसके बाद इस चर्चा को तो खैर हम यहाँ जाहिर सी बात है किसी कंक्लूजन पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये कभी मानने को तैयार नहीं कि दंगों की राजनीति हमारे देश में आज से नहीं 1950 से होती चली आ रही है, यूं कहें कि 47 से ही होती चली आ रही है। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद वापस आकर चर्चा करेंगे क्या वाकई में पढ़ाई को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर हिंदू एजेंडा अब हमारे देश में आगे बढ़ाया जा रहा है। आखिरकार क्या हो रहा है, कौन से अच्छे दिन हैं, करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ।